हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आप सभी का कुशाग्र आईएएस चैनल पर स्वागत है। कल हमारा वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पाया था। आपको याद हो 224 के का हम पढ़ा रहे थे और यहीं से वीडियो कट हुआ था। तो आज की क्लास हम यहीं से चालू करते हैं, नहीं तो कल का वीडियो में ही हम पूरा हाई कोर्ट को कंप्लीट करते हैं। तो जो भी बचा हिस्सा है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनुच्छेद 224 के काम में है, यानी वो जज जो रिटायर्ड हो गए हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उनको न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। खास बात यह है कि इनमें जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, वो सब समान होते हैं न्यायाधीश की तरह। भत्ते जो होते हैं वो राष्ट्रपति तय करता है, परंतु ये न्यायाधीश नहीं होते हैं, यानी परंतु हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं होते। इसका मतलब समझे आप, जैसे मध्य प्रदेश में 36 न्यायाधीश हैं आपकी, एक मुख्य न्यायाधीश, 35 अन्य न्यायाधीश, तो इनमें काउंट नहीं किए जाएंगे जी। बाकी जो अधिकार हैं वो सब इनको न्यायाधीश के तरह ही माने जाएंगे। अनुच्छेद 224 क्या कहता था? वो कहता था आपका अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश काम की अधिकता के वजह से राष्ट्रपति 2 साल के लिए नियुक्त करता था। एक होता था अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद पर अस्थायी रूप से नहीं है तब उसकी जगह वो बैठता था कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। स्थानांतरण बताया हमने आपको, पदावधि बताई कि 62 वर्ष की उम्र तक विद्यमान रह सकता है न्यायाधीश, यानी किसी कोई 61 साल की उम्र में न्यायाधीश बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वह 1 साल के लिए न्यायाधीश रह सकता है, यानी 62 वर्ष तक विद्यमान रहता है। हमने वेतन की भी चर्चा की थी। अनुच्छेद 221 के तहत हमें वेतन मिलती है उसको राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन मिलती है कहाँ? उसको केंद्र की संचित निधि से पेंशन मिलती है। और इसके पद यानी इसके वेतन भत्तों में पद पर रहते हुए कोई कटौती नहीं होती। फिर भी पूछा जाए क्या मुख्य न्यायाधीशों की भी वेतन में कटौती होती है, तो आप कह सकते हैं कि जब आर्थिक आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 के तहत उनके वेतन भत्ते को कम किया जा सकता है। ठीक, हमने अनुच्छेद 220 ही बताया था, ठीक है ना, कि वो जज जो रिटायर्ड हो गए हैं वो अपने हाई कोर्ट में अभिवक्ता का कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या अन्य हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य कर सकते हैं। तो वो बताया था हमने अनुच्छेद 220 में, और ये है अनुच्छेद 224 के काम है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसलिए हम आज का टॉपिक आपको यहीं से चालू करते हैं। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनुच्छेद 224 के काम में हो गया। हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से उसकी नियुक्ति करता है, सभी अधिकार समान होते हैं, भत्ते राष्ट्रपति तय करता है, परंतु न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं होते, यानी काउंटिंग में इनको न्यायाधीश नहीं गिनते हैं। ठीक, एक नोट और आप लिखें यहाँ, इसको पढ़ने के बाद वीडियो कल का ही कंटिन्यू चल रहा है जहाँ से छूटा था। नोट में लिखना है कि हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट और लिख लें आप। क्या लिखेंगे आप? नोट। ये क्वेश्चन कभी बन सकता है। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। ठीक, अब आपको लिखना है अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 क्या है? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारिता की बात की गई है कि हाई कोर्ट को कहां अधिकारिता दी गई है। तो एक तो मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए, यानी रिट जारी करने के संबंध में अधिकार दिए गए हैं, जबकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232 के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार हाई कोर्ट को है रिट जारी करने के संबंध में, यानी जो 5 रिटें होती हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, हाई कोर्ट 5 रिट के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो इससे कह सकते हैं कि हाई कोर्ट को
ज़्यादा अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने के संबंध में। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 225 अधिकारिता। जैसे एक अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार तो है हाई कोर्ट को, एक अधिकार और है अभिलेखीय अधिकारिता, यानी हाई कोर्ट जो भी निर्णय देगा किसी बात पर वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या होगा, एक कानून होगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून नहीं होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई बात पर निर्णय होता है तो हाई कोर्ट के लिए वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसी को बोलते हैं अभिलेखीय अधिकारिता। और जब हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के तहत या सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही कोर्ट की अवमानना का अधिकार भी हाई कोर्ट को दिया गया है, और प्लस में अधीनस्थ न्यायालयों को भी ये अधिकार प्राप्त है कोर्ट की अवमानना वाला। ठीक, एक अपीलीय अधिकारिता भी है। अपील अधिकारिता मतलब कोई दीवानी मामले में कोई डिसीजन किसी के गैर पक्ष में चला गया तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और अपील का आधार क्या होगा कि जो भी डिसीजन दिए हैं इसकी जांच की वैधता की जाए। ठीक, और फौजदारी मामले में यदि कोई 7 साल की सजा या मृत्युदंड की सजा होती है तो वो क्या करेगा, अपील करेगा हाई कोर्ट में। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का भी अधिकारिता है। ठीक, तो जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे और आपको अधिकारिता बताए रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता किस किस क्षेत्र में उसको पावर है दिए गए हैं। आप लिखें अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 अनुच्छेद 225 क्या कहता है? ये कहता है आपको उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या इसी को लिख सकते हैं आप ऑब्लिक में अधिकारिकता। मतलब कहां कौन कौन से क्षेत्र में उसको अधिकारिकता दी गई है। ठीक, ये तो हो गया अनुच्छेद 225। तो कौन कौन से क्षेत्र में दी गई है, पहला लिखें आप नंबर 1 पे, रिट जारी करने की अधिकार। पेन बदल लें, रिट जारी करने का अधिकार। रिट जारी करने का अधिकार। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यहाँ अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार, तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। 226 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। और रिट जारी क्यों होती है? मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। और हाई कोर्ट जो करेगा वो राज्य के अंदर ही करेगा। मध्य प्रदेश में यदि किसी को रिट जारी करना है तो मध्य प्रदेश करेगा, ऐसा नहीं केरल का आदमी मध्य प्रदेश में आकर रिट जारी कर दे। ठीक है ना, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में करेगा डायरेक्ट। ठीक है, और प्लस रिट जारी तो कर ही सकता है, प्लस अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो यहां आप ब्रैकेट में लिख लें या नोट में लिख लें, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार हैं रिट जारी के संबंध में। ठीक, वजह क्या है? मौलिक अधिकार के अलावा भी अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक, अब हम आपको 5 वो रिट लिखाते हैं जो आपने
सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में उसको डिटेल से पढ़ते ही हैं, और हम भी जब आपको यूनिट 6 पढ़ाएंगे तब उसमें ही आपको इसको डेप्थ में पढ़ाएंगे, इन 5 यूनिटों पर चर्चा करेंगे। अभी हम केवल 5 के नाम लिखेंगे, उनके बारे में बताकर छोड़ देंगे। आप चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। 5 रिट जारी करना है तो कौन कौन सी, इसके बाद आप उन 5 रिटों पर आए। वो 5 वो रिटें हैं। पहली है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तो आप पहले लिखें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। दूसरी है, क्या होती है वैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कोई व्यक्ति यदि बंद है, बंदी का मतलब ही होता है कारागृह में है, बंद किया गया, तो कौन बंद करता होगा, पुलिस ही करती है सामान्य तौर पर। तो किसी व्यक्ति को यदि पुलिस बंद किए हुए है, बंदी बनाए हुए है, तो या तो वो तो खुद नहीं कर पाएगा, तो दूसरा कोई व्यक्ति रिट जारी कर दे, और कोर्ट उसको फैसला लेगी कि इनको जो बंद किया गया है वो वैध है या अवैध है, ठीक। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसको साथ शरीर उपस्थित किया जाए न्यायालय में। यदि अवैध है तो उसको तत्काल प्रभाव में रिहा किया जाए, और वैध है तो बात ही खत्म है। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यदि कोर्ट ने किसी को सजा दे दी है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, समझ रहे ना, तो तब वो रिट जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो कोर्ट ने उसको सजा दी हुई है। किसी अन्य व्यक्तियों की बात हो रही है कि उसको किसी कारण से उसको जेल में रखा गया है, तो वो रिट जारी कर सकता है, ठीक। वो या कोई अन्य, समझ गए ना रिट से मतलब। इसको आप डिटेलिंग पढ़ेंगे पॉलिटी में। आप तो इतना जानते हैं कि कोई व्यक्ति बंद है तो वो रिट जारी कर सकता है, उसके एवज में कोई दूसरा, और ये पता किया जाएगा कि इसको जो बंद किया गया है ये वैध है कि अवैध है, बस। यदि कोर्ट ने फैसला दिया है कि सजा है तो वो रिट जारी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। दूसरा है परमादेश। दूसरा कौन सा है, परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है इसका अर्थ, हम आदेश, अर्थ है जी हम आदेश देते हैं। तो किनको आदेश देगा, ये आदेश देगा अधीनस्थ न्यायालयों को, सार्वजनिक इकाइयों को, निगमों को, या उन अधिकारियों को जो आपका कार्य नहीं कर रहा है। तो कोर्ट क्या करेंगे कि हम आदेश देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो, आपने देखा होगा बोले कोर्ट का आदेश है जी, तो वही है कि हम आदेश देते हैं। और देना कहाँ कहाँ है, सार्वजनिक इकाइयों पर, अधीनस्थ न्यायालयों पर और निगमों पर, और इन पर बेहद चर्चा यूनिट 6 पॉलिटी आप पढ़ते ही है, सुप्रीम कोर्ट में इनको लिखाया जाता है। प्रतिषेध, क्योंकि आप एमपी की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जितना जरूरी है उतना ही हम पढ़ाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। इसका अर्थ क्या है, ये अर्थ है भैया रोकना, तो इसका अर्थ क्या होता है, रोकना। क्या रोकना, किसको रोकना, कोई अधीनस्थ न्यायालय है किसी बात पर अपनी सीमा से ज्यादा क्या करता है, वो मतलब उसके सीमा के क्षेत्र में नहीं है वो अधिकार निर्णय देना, और वो अधिकार निर्णय दे देता है। कोई अपने सीमा से आगे निकल कर निर्णय देता है तो उस पर वो रोक लगाता है, कौन, हाई कोर्ट, यानी प्रतिषेध करता है कि ये आप नहीं कर सकते, कौन, अधीनस्थ न्यायालय। चौथा है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जो है वो प्रतिषेध के लगभग कुछ वैसे ही वैसा है, पर इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्थ में देखा जाए सूचना देना, यानी जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय में कोई वाद चल रहा है और काफी लंबे समय से वो वाद वहां चल रहा है, तो वो उसको स्थानांतरण कर सकता है, या तो उसको अपने पास बुला सकता है हाई कोर्ट, या किसी अन्य न्यायालयों में उसको क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। आप जो मैं बोल रहा हूँ चाहो तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हम इनको पढ़ाने बैठेंगे तो फिर हमारा हाई कोर्ट का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिले होगा, और क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट में इनको डिटेल से पढ़ना ही है तो वहाँ उन पर चर्चा होगी। एक होता है अधिकार परीक्षा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र पर कोई व्यक्ति उस पद पर बैठा है तो किस अधिकार से बैठा है, कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकती है या कोई व्यक्ति अपील करे तब भी उस पर संज्ञान होता है।
कि आप किस अधिकार से सार्वजनिक क्षेत्र के पद पर बैठे हुए हैं, यानी किस अधिकार से आप इस पद पर हैं। तो ये निर्णय हाईकोर्ट को पास अधिकार है। परीक्षा, ठीक है, ये हो गए आपके 5 रिट हैं। तो 5 रिट तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, प्लस अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। यही उसको एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है। ठीक, आप जो हमने बताया है आप हमारे वीडियो को पोस्ट करके 2 बार में सब चीजें लिख सकते हैं। अब दूसरी शक्ति क्या है हाई कोर्ट के पास, अधिकारिता क्या है, अभिलेखीय आधिकारिकता। तो दूसरा लिखे आप, दूसरा लिखें अभिलेखीय, अभिलेखीय आधिकारिकता, आधिकारिकता। ठीक है, क्या मतलब होता है, हाई कोर्ट के निर्णय, जो भी हाई कोर्ट में निर्णय हो रहे हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वो क्या है, एक कानून है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून नहीं है, अधीनस्थों के लिए कानून है। क्योंकि राज्य के शीर्ष पर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट को अवमानना का भी अधिकार है और अधीनस्थ न्यायालयों को भी अवमानना का अधिकार है। तो ये अधिकारिता में दूसरा पॉइंट जो अभी लिखेंगे, इसमें 3 पॉइंट लिखना है, वो लिखते हैं अपन। पहला, क्या क्या अधिकार है, देखें, पहला है लिखें आप, पहला, हाई कोर्ट के निर्णय, हाई कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ, हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून है। यानी वो बता सकते हैं कि हाई कोर्ट में इस बात पर यह निर्णय दिया गया है तो आप भी इसको निर्णय दीजिए। इसी वजह से तो वकीलों को ज़्यादा पढ़ना होता है कि कौन कौन से हाई कोर्ट में इस बात पर क्या निर्णय हो गए, वो उसको वहाँ कानून के रूप में यूज करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी बात पर या किसी निर्णय हो जाए तो वो हाई कोर्ट के लिए क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो उसी प्रकार से हाई कोर्ट के कोई निर्णय हुआ, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून बन जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया एक पॉइंट। यही लिखे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं। ठीक, और क्या है, अगला लिखें इसमें नीचे, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के तरह, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के तरह अवमानना का अधिकार है। मतलब जो सुप्रीम इसको भी अधिकार है, और प्लस लगा दें आप यहाँ और लिखें अधीनस्थ न्यायालयों को भी अवमानना का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय हम नहीं पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों को भी अवमानना का अधिकार दिया गया है। अवमानना का अधिकार है, मतलब हाई कोर्ट को भी, यानी कोर्ट की अवमानना कोई नहीं कर सकता। अब अपीलीय अधिकारिता, तीसरा लिखेंगे आप अपीलीय अधिकारिता। तीसरा है रिट जारी करने की शक्ति होगी, अभिलेखीय निर्णय अधिकारिता होगी। तीसरी क्या है, अपीलीय अधिकारिता है। अपीलीय क्या है, अपीलीय अधिकारिकता। अपीलीय अधिकारिकता क्या है, उनको मतलब क्या दिया गया है, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो हाई कोर्ट अपने, यानी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय
अधीनस्थ न्यायालय अपील कर सकता है, अपील कर सकता है। अपील क्या क्या कर सकता है? एक तो होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। तो फौजदारी देख लो आप पहले। फौजदारी में अपील होगी तो क्या होगा उसका बेस आधार? 7 वर्ष की सजा दे जाए कोई, 7 वर्ष की सजा प्लस, या 7 वर्ष की सजा हो या मृत्युदंड दे जाए, मृत्युदंड दे जाए, दे, तब आप अपील कर सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट में। दीवानी में मामलों में यदि कोई फैसला किसी के विपक्ष में हो गया, हार गया केस, तो उसके लिए क्या आधार है? उसके लिए आधार है कि हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट कानूनों की वैधता की जांच करे। हाई कोर्ट कानूनों की वैधता, कानून की वैधता की जांच करे। ठीक है, कि जो निर्णय दिया है, जो हम कोर्ट में हारे हैं, उसकी हाई कोर्ट में अपील करेंगे ताकि कोर्ट इस पर जांच करे कि ये निर्णय सही है कि गलत है। और यदि गलत निर्णय हुआ है तो क्या हो, हमारा हाई कोर्ट में केस हुआ होगा। आपने जनरली सुना होगा अपने गांव देहातों में कि हम यहाँ केस हार गए हैं, हमने अब हाई कोर्ट में अपील कर दी है। ठीक है ना। अब चौथा इनको अधिकारिता दी गई है, अधीनस्थ न्यायालयों पर निर्णय का, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको नियंत्रण करने का भी अधिकार दिया गया है। उसके लिए 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 228। लिखें आप चौथा, ये सब हाई कोर्ट की अधिकारिता है। रिट जारी कर सकता है, अभिलेखीय अधिकारिता हो गई, है ना, अपील वाली हो गई। अब नियंत्रण वाली देख लें आप। तो हेडिंग डालें अधीनस्थ न्यायालयों पर, चौथा है ये आपका अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार। ठीक, क्या अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद एक तो 227 में कुछ कहा गया है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, सब बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। इसमें क्या है? हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर या अधीनस्थ न्यायालयों में आने वाली न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकारी होता है। तो क्या लिखोगे? हाई कोर्ट के अधीन आने वाली समस्त न्यायालयों का अधीक्षण करता है। क्या करता है? अधीक्षण करता है, अधीक्षण करता है। ठीक है। एक अनुच्छेद 228 में कहा गया है कि कोई यदि उसके, लिख लें आप पहले अनुच्छेद 228, हाई कोर्ट अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अधीनस्थ न्यायालयों पर, अधीनस्थ न्यायालयों पर, अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास बुला सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर चल रहे किसी लंबित मामलों को अपने पास बुला सकता है, बुला सकता है। ठीक है ना। यानी उसका जो भी मामले चल रहे हैं उन पर भी उसका नियंत्रण रहता है। एक है प्रशासकीय अधिकारिता, यानी हाई कोर्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
ठीक है ना, उनकी शर्तें, सेवा शर्तें, ये सब मुख्य न्यायाधीश तय करता है। तो अब 5वां लिख लें आप, प्रशासकीय आधिकारिकता। और इसके बाद हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन न्यायाधीश रहा, कौन महिला रही, कौन सर्वाधिक समय तक रहा, इन सबको भी पढ़ेंगे। तो 5वां बचा है आपका प्रशासकीय आधिकारिकता, यानी लिखेंगे इसमें, अंतिम है ये शक्ति आपकी। हाई कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, क्या लिखोगे आप, हाई कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ब्रैकेट में लिख लें, सेवा शर्त, यानी उनकी सेवा शर्त भी निर्धारित करता है पोस्टिंग की, सेवा शर्त भी निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। तो ये हो गई कुल मिला के 5 शक्तियां किसकी, हाई कोर्ट की। पहला आपने क्या पढ़ाया था, रिट जारी कर सकता है 5, रिट के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत अपील कर सकता है, अभिलेखीय है, अभिलेखीय के बाद नियंत्रण की है, और ये प्रशासकीय नियुक्तियां भी कर सकता है। अब हमें कुछ फैक्ट पढ़ने हैं, तो आप हेडिंग ही डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग क्या डालोगे आप, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, और ये किससे संबंधित है महत्वपूर्ण तथ्य, ये है आपके मध्य प्रदेश के न्यायाधीश के संबंध में। तो सबसे पहला तथ्य, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी क्या लिखोगे आप, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनके बारे में हम बता दें कि राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, ठीक है ना। जो भी है इनके बारे में फैक्ट हम अभी आपको दिखाते हैं। क्या है उनका नाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये हो गए आपके मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इनके बारे में और क्या लिखना है आपको, यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक। और क्या क्या है इनके बारे में, एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट है, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा भी लिखी है, जो है आपकी माइन ऑन बॉसवेल। इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा क्या है, माई ऑन बॉसवेल।
माई ऑन वॉज वेल। ठीक, ये हो गई इनकी आत्मकथा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब इनके बारे में इतना फैक्ट पर्याप्त है, और जो भी हमें मिलेगा वो भी बताएंगे आपको इनके बारे में। अब आपको लिखना है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। इनको लिख लिया आपने फैक्ट को, और कुछ इनके बारे में मिलता है तो आप एक यही अपने नोट्स में पढ़ा लेना। क्या लिखेंगे आप? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक, कौन है? श्रीमती सरोजनी सक्सेना। श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ठीक, श्रीमती सरोजनी सक्सेना रही। सर्वाधिक समय तक कौन मुख्य न्यायाधीश रहा और सर्वाधिक कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? ये दो चीजें आप एक साथ लिखेंगे। क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश ये है आपके पी.वी. दीक्षित। ये पी.वी. दीक्षित वही है जो राज्यपाल भी रहे। इनके बारे में हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में काफी पढ़ाया हुआ है। पी.वी. दीक्षित। ठीक, श्री पी.वी. दीक्षित। अब मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक यानी 2 दिन तक ही एक जन रहे थे, उनका नाम है, पहले लिख लें आप। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश यानी सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे वो लिखें आप। जी.एस. सोहानी 2 दिन रहे मात्र जी। श्री जी.एस. सोहानी, श्री जी.एस. सोहानी। और यहां चाहो तो लिख लें सबसे कम का मतलब 2 दिन। ठीक, ये कुछ आपके वो फैक्ट होगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक वो मुख्य न्यायाधीश जो मानवाधिकारी अध्यक्ष भी रहे, राज्य के मानवाधिकारी रहे, वो लिखे आप। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिखे हम हटाएं। पी.वी. दीक्षित राज्यपाल रहे, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लें। अभी हम लिखाएंगे कौन से वो मुख्य न्यायाधीश है जो राज्यपाल रहे हैं। लिखेंगे आप मध्य प्रदेश के वह मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। कुछ फैक्ट है, आप लोग मिला लीजिए कोई गलत ना हो। इसका नाम है आपका जी.एस. वर्मा। क्या नाम है इनका? जी.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
और न्यायाधीश रहे हैं। तो इनके बारे में आपको 2 पॉइंट और रखना है, चाहो तो यहीं लिख लो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, और इनके बारे में एक और, सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। चाहो तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हमें कुछ फैक्ट और लिखाना है आपको, जैसे हमें आपको लिखाना है मध्य प्रदेश के वो न्यायाधीश जो राज्यपाल रहे। तो आप हेडिंग डालें मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल रहे। 3 है, लिख लेंगे आप। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल रहे, ठीक। 3 है, एक तो आपके पीवी दीक्षित ही है और जीपी सिंह है, और इसके अलावा आपके एनडी ओझा है। तो लिख लें आप। अच्छा, जो राज्यपाल भी मध्य प्रदेश के ही रहे, मतलब सोचो कि राज्यपाल का ही यही के, तो लिखें आप पीवी दीक्षित हो गए, ये सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राज्यपाल भी रहे, ठीक है। इसके बाद है आपके जेपी सिंह, ठीक, और एक है आपके एनडी ओझ, लिख लें आप इसको। अब हमें लिखना है मध्य प्रदेश के वो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे और मुख्य न्यायाधीश रहे। तो यहां से लिख लें आप। 3 वो भी हैं, तो वो भी लिख लें आप। मध्य प्रदेश के वे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक। पहले हैं आपके एम हिदायतुल्ला, यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला ठीक, मोहम्मद हिदायतुल्ला ठीक है ना। हिदायत या है एक, ठीक। आप दूसरा देखें आप, दूसरे हैं आपके जेएस वर्मा, और तीसरे हैं आपके श्री अरविंद बोबड़े, ठीक। ये हो गए आपके क्या 3 वो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश क्या हुए हैं, रहे हैं, ठीक। अब क्या बचा है, कुछ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और बचे हैं। कुछ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। वो लिख लें आप, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और ये लगभग आपका टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यवाहक, मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के पढ़ लिए आपने, राज्यपाल पढ़ लिए, अब बस वो भर पढ़ना है जो आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है।
जी सुहानी, जी सुहानी किस अनुच्छेद में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश? कमेंट करके जरूर लिखें, ताकि आपको धीरे धीरे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश इनके बारे में पता चल सके। राजीव गुप्ता हो गए, ठीक है। तीसरे हैं आपके सुशील हरि कोहली, सुशील हरि कोहली। चौथे हैं आपके एस के सेठ, चौथे हैं आपके एस के सेठ। पांचवें हैं आपके संजय यादव। 5 आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं आपके, ठीक। अब आपके लगभग ये टॉपिक हो चुका है, ठीक है ना। कुछ फैक्ट और होंगे, तो आप जो भी बुक्स इस्तेमाल करते होंगे या किताब जो भी आप इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारी एमपी के संबंधित किताबें आती हैं, तो आप कुछ जो भी अभी नए आपके वर्तमान कौन से हैं हम लिखा चुके हैं आपको, तो जो भी हैं आप उसको और लिख सकते हैं। जैसे वर्तमान कौन है, लिखा है कि नहीं लिखा है हमने? वर्तमान है आपके जस्टिस रवि मलिमथ। चाहो लिख लो आप इसको मिटा के, जैसे पूछा जा सकता है। फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आपका एग्जाम होता है कोई और ना बन जाए। एक और लिख ले आप, यही लिख लें, वर्तमान में है आपके जस्टिस रवि मलिमथ, ठीक। और ये आपका हाई कोर्ट का जो टॉपिक था हमने कंप्लीट कराया। अब आपका यूनिट 5 में जो टॉपिक बचते हैं, 2 टॉपिक और बचते हैं। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और नगरीय प्रशासन। ये 2 टॉपिक होने के बाद यूनिट 5 का पार्ट ए आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आज के लिए धन्यवाद।